शुक्रिया आप सभी का कि आपने हमारी वीडियो को चुना है देखने के लिए। दोस्तों आज बात करेंगे वोटों के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ वोट। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद वोट कितने प्रकार के होते हैं इस विषय में कोई भी प्रश्न जो आपके मन में उठ रहा है वो अछूता नहीं रह जाएगा, आपको हर प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। अमूमन देखा जाता है कि 7 प्रकार के वोट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य वोट की। सबसे पहले सामान्य वोट को हम देखते हैं। सामान्य वोट जो एज यूजुअल पढ़ते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति आया जो पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसका मत, उसका मतलब नाम आपकी मतदाता सूची में है, और जो आप डॉक्यूमेंट लेके आया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जो भी लेके आया है, उसमें डेट ऑफ बर्थ और नाम जो आपकी मतदाता सूची है उससे मैच कर रहा है, तो उसको आराम से, जैसे सामान्य प्रक्रिया चलती है उसी आधार पर उसको वोट डालने के लिए बोल दिया जाता है, उसको अनुमति दे दी जाती है। इसे हम सामान्य वोट बोलते हैं। अब दूसरी तरीके से एक वोट आता है अनुपस्थित यानी स्थानांतरित और मृत वोट। दोस्तों इसमें हर प्रकार के वोट के बारे में हम समझ लेंगे, और साथ में ही पीठासीन अधिकारी या P1, P2, P3 जो अधिकारी होते हैं उनके भी कुछ डाउट्स हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे कि कौन से वोट, किस प्रकार के वोट में किस प्रकार का प्रपत्र भरना पड़ता है। दोस्तों कई बार आप देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 साल है और वो दिवालिया नहीं है, पागल नहीं है, और वो भारत का नागरिक है, तो इस आधार पर उसको वोट देने का अधिकार है। लेकिन कई बार क्या होता है, BLO की गलती से या खुद इलेक्शन कमीशन की गलती से या इंटरनेट की गलती से जो मतदाता सूची होती है, जो वोटर लिस्ट होती है, उसमें उसके नाम के आगे डिलीटेड लगा होता है। जैसे एक मोहर लग जाती है, डिलीटेड लग जाता है, जबकि उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है, उसके पास मतदाता पहचान पत्र भी होता है, आधार कार्ड भी होता है, यानी जो भी वांछित डॉक्यूमेंट हैं वो उस पर मिलते हैं। तब क्या होता है, उस स्थिति में हमारे सामने देखिए अब्सेंट, जब अनुपस्थिति होता है, यहाँ पे अनुपस्थित दिखाया जाता है, तो यहाँ पर लिखा होता है कि A बना होता है वहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होता है, जब आपको फिर क्या करना रहेगा उस स्थिति में आपको जो इलेक्शन कमीशन का अध्याय 18 है, उनके जो नियमावली है उसमें अध्याय 18 है, उस अध्याय 18 का 5 नंबर जो नियम है उसके आधार पे आपको उस व्यक्ति को वोट डालने देना चाहिए। जो पीठासीन अधिकारी हैं वो अनुमति दे देंगे कि आप जाइए वोट करिए, ठीक है। तो क्या होता है, तो उसको वोट देने का अधिकार आ जाता है। तो इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये देखिए अध्याय 18/5 इसका प्रपत्र है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो कार्य है पीठासीन अधिकारी का। पीठासीन अधिकारी ही प्रपत्र भरेगा या P1 अधिकारी से कहकर प्रपत्र भरवाएगा। तो उसके लिए हमने पीठासीन का कार्यक्षेत्र क्या है, उसके दायित्व क्या है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसमें उस PDF में हमने 36 पेज कलेक्ट किए हैं, और उसमें एक एक प्रपत्र के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो उम्मीद है आप उस वीडियो को देखकर भी अपनी नॉलेज यानी अपने ज्ञान का संवर्धन करेंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे। तो ये तो हमने देख लिया, यहाँ पर इस तरह के वोट आते हैं, तो वोट आपको उसको अनुमति देंगे आप, और उसकी एक पीठासीन अधिकारी की एक डायरी होती है, उसके अंदर उसको मेंटेन करेंगे कितने व्यक्ति ऐसे आए थे जिनके डिलीटेड लिखा हुआ था मतदाता सूची में, लेकिन उनको वोट डालने दिया गया। तो उसकी एक लिस्ट होती है जिसको हम अगली वीडियो में आपको दिखा देंगे, वो आज शाम तक हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज्ड वोट। अब चैलेंज वोट के बारे में विस्तार समझिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैलेंज वोट। चैलेंज वोट कैसे होता है, जैसे आपने देखा है कि आप कहीं पर भी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में या किसी भी बूथ पर जितने प्रत्याशी खड़े होते हैं, तो वो एक एक प्रत्याशी उस गांव को, जैसे वो प्रत्याशी जानते हैं, एक व्यक्ति को वो निर्वाचित करा देते हैं निर्वाचन अभिकर्ता के लिए वहाँ पर, ठीक है, वोटिंग बूथ के अभिकर्ता के रूप में कर देते हैं उसको। और वो पीठासीन अधिकारी से एक प्रपत्र जारी करवाते हैं कि हाँ उन्हें निर्वाचन फलां पार्टी से यहाँ पर निर्वाचन अभिकर्ता बना दिया गया है, जिस पर उनको भरोसा होता है कि वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मतदान करवाएंगे। अब क्या है कि जैसे वहाँ पे निर्वाचन, जैसे कोई भी मान लीजिए हम ऑप्शन के तौर पर लेते हैं, समाजवादी पार्टी, भाजपा और बसपा पार्टी, इनके 3-4 पार्टियों के अभिकर्ता बैठे हुए हैं, या किसी निर्दलीय का भी अभिकर्ता बैठा हुआ है। तो इसमें से कोई व्यक्ति वोटिंग करने आता है, और उस अभिकर्ताओं में से किसी को लगता है कि इस व्यक्ति को वो जानता नहीं है और वो यहाँ का नहीं है, और वो बिल्कुल श्योर होता है कि ये व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, ये गलत तरीके से मतदान करने आया है। तो वो पीठासीन अधिकारी के पास जाएगा और अपना जो उसको शक है उस पर क्या करेगा, वो अपना दावा ठोकेगा। वो कहेगा कि हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये व्यक्ति इस विधानसभा क्षेत्र का या इस बूथ का नहीं है, और अच्छी तरीके से हम जानते हैं ये हमारे यहाँ पे जितने भी वोट हैं उनमें नहीं है।
तो पीठासीन अधिकारी क्या करेगा, एक प्रपत्र भरेगा 28 नंबर प्रपत्र, ये देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है, प्रपत्र नंबर 28 भरेगा, ठीक है। उसमें क्या करेगा, और जो अभिकर्ता होगा उससे 5 रुपये या 2 रुपये लेगा। इलेक्शन कमीशन समय समय पर उसको बदल देता है। इस बार शायद इन्होंने एक अपने नोटिफिकेशन में कहा कि वो 5 रुपये लेंगे एजेंट से, ठीक है। अब एजेंट से 5 रुपये लेने के बाद पीठासीन अधिकारी का ये दायित्व बनता है कि वो उस व्यक्ति का पूरा लेखा जोखा देखे, उस पर जितने डॉक्यूमेंट हैं उनसे उसका फोटो मैच करे, और जो मतदाता सूची है उसकी जो जानकारी है कि वो उससे मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब दो स्थिति बनेगी, या तो वो व्यक्ति सही निकलेगा या वो व्यक्ति गलत निकलेगा। अगर वो व्यक्ति सही निकलता है, ठीक है, अगर वो व्यक्ति सही निकलता है तो उसको अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। अगर वो सही निकलता है तो उसको अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए, उसके लिए प्रपत्र नंबर 29 भरना पड़ेगा पीठासीन अधिकारी को, अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। और जो 5 रुपये ये लिए थे एजेंट से, इनकी धनराशि एजेंट को वापस नहीं की जाएगी, वो इलेक्शन कमीशन जब्त कर लेगा। उसके बाद अब जैसे ये तो सही निकल गया व्यक्ति, वो अगर व्यक्ति वो गलत निकलता है तो प्रपत्र संख्या 27 भर के, जो कि एक थानेदार को प्रार्थना पत्र होता है कि ये व्यक्ति गलत तरीके से मतदान करने आया था और इस पर जो भी पुलिस की धाराएं बनती हों उससे उचित कार्रवाई इस व्यक्ति पर की जाए। तो फिर जैसे पुलिस वाले वहाँ रहते हैं तो उसको पकड़ के ले जाएंगे, उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। 6 महीने की वैसे जेल बताई गई है इसके अंदर, 6 महीने का जेल का प्रावधान है, या जो भी जुर्माना होगा वो उस तरीके से वो लोग, ये तो पुलिस का कानून कार्रवाई जाता है तो उसके अंदर वो लोग देख लेंगे। तो आपने ये समझ लिया चैलेंज वोट। इसको कौन चैलेंज करता है, जो पार्टियों के एजेंट बैठे रहते हैं वो चैलेंज करते हैं। 3 तरह के प्रपत्र यहाँ पर हमारे सामने आए हैं, इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए। अब दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ, समझने के लिए आप जान लीजिए। 27 नंबर प्रपत्र है, ये शिकायती पत्र थानेदार के लिए, पुलिस, यहाँ पर पुलिस के लिए, ठीक है, आप देख लीजिए इसको, यहाँ पर पुलिस के लिए लिखा होता है, ठीक है। और ये जो 29 नंबर प्रपत्र, अगर व्यक्ति वो सही पाया जाता है, व्यक्ति अगर वो सही पाया जाता है तो फिर उसको क्या किया जाता है, तो यहाँ पर रुपए जब्त कर लिए जाते हैं, जो 5 रुपये की धनराशि होती है, और उस व्यक्ति को अनुमति दे दी जाती है वोटिंग करने के लिए। तो उम्मीद है कि चैलेंज वोट आपको समझ में आ गया होगा, और कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसमें आपकी कमेंट में ही आपको जवाब देके उसको समझा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। चौथे प्रकार का वोट है, वो है टेंडर वोट। टेंडर वोट क्या है, अब इसको भी समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वोट है, और ये पीठासीन अधिकारी और P2 P1 P3 के लिए नहीं है, ये किसी सामान्य मतदाता के लिए भी है। इसमें क्या होता है, इस वोट के अंदर ये होता है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति आया और मतदाता सूची में जिसका वोट पड़ता जाता है उसको क्रॉस के निशान लगाए जाते हैं कि मतलब ये व्यक्ति डाल दिया, ये व्यक्ति डाल दिया। अब क्या, जैसे किसी तरीके से P1 P2 P3 ने नहीं पकड़ पाया और कोई व्यक्ति आके किसी का फर्जी मतदान कर गया, तो वो व्यक्ति आएगा, वो कहेगा सर मेरा तो मतदान हो गया, और अपना डॉक्यूमेंट भी दिखाएगा, वो वैलिड भी होगा। तो वो कहेगा सर मुझे जो है मतदान देना है, मतदान सबका अधिकार है, सीधी सी बात है, कोई भी मतदाता छूटे ना, ये तो इनकी टैगलाइन रहती है। तो अब उसको वोट डालने का आपको अधिकार देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए पीठासीन अधिकारी प्रपत्र संख्या 30 भरेगा, ये देखिए प्रपत्र संख्या 30 यहाँ पर भरेगा, और इनका वोट जो है EVM से नहीं होगा। यहाँ पर देखिए EVM में इनको वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, EVM में इनको वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इनको एक मतपत्र पर अपना मत देना पड़ेगा, और उसको किसी बॉक्स में नहीं डाला जाएगा, उसको एक लिफाफे में बंद करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जब ये मतपत्र पर देंगे तो मतपत्र आपको पता है, जैसे किसी भी बूथ पर, किसी भी मतदाता क्षेत्र में एक संख्या रहती है, जैसे कहीं 880 वोट हैं, 880 वोट। तो इलेक्शन कमीशन क्या अजम्पशन करता है, क्या मानता है कि कभी 100% मतदान हुआ ही नहीं, कहीं पर भी 100% मतदान नहीं होता, 70, 75, 80, 90% मतदान होता है। तो जो लास्ट वाला बैलेट रहता है नीचे से मतपत्र, 880वां मतपत्र दिया जाएगा इनको, उस पर ये अपना वोट डालेंगे, और इसको एक लिफाफे को बंद करके, वो मैं अगली वीडियो में दिखा दूंगा किस तरीके से उसको काउंटिंग करते हैं और किस तरीके से वहाँ जाकर हेडक्वार्टर में सबमिट करते हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो उसको टेंडर वोट मानते हैं, इसको समझ लीजिए आप। टेंडर वोट समझ में आ गया, उम्मीद है। नहीं आया तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको बताएंगे किस तरीके से क्या प्रोसेस है इसकी। उसके बाद आता है 5वें नंबर पर प्रॉक्सी वोट। ये बहुत ही मुझे लगता है इसको सबको समझना चाहिए। प्रॉक्सी वोट क्या होता है? प्रॉक्सी वोट क्या होता है कि प्रॉक्सी वोट, जिस व्यक्ति का वोट होता है वो व्यक्ति वोट नहीं डालने जाता। अब ऐसे व्यक्ति कौन है? अब जैसे कुछ अपराध सर्विसेज हैं, जैसे जो व्यक्ति सैनिक है या जो अन्य सुरक्षा बल हैं, BSF CSF,
इस तरीके से जो तिब्बत पुलिस सुरक्षा बल जो है तो वो क्या होते हैं कि अपने विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में मौजूद नहीं रहते हैं, तो उनका भी वो मतदान वो भी उन्हें भी करना है, तो वो किसी अपने घर वाले व्यक्ति को ये परमिशन दे देते हैं कि आप जा करके हमारा मतदान कर देना। तो वो व्यक्ति आएगा तो वो क्या करेगा, अपना मतदान करेगा, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट दिखाएगा और अनुमति पत्र भी दिखाएगा कि इस व्यक्ति का ये जो सैनिक हैं हम इनका मतदान करना चाहते हैं, ये हमारे रिश्ते में ये लगते हैं। उसका एक फॉर्म भरवा लिया जाएगा जो कि प्रपत्र 17B होता है, ठीक है। ये पीठासीन अधिकारी का दायित्व है कि 17B उससे भरवाए। और जब आप कोई भी मतदान करने जाता है तो उसके दाएं हाथ पर मिडिल फिंगर या उसकी जो सबसे छोटी उंगली रहती है जो उस पर उसको स्याही लगाई जाती है। अब दायां हाथ आप समझ लीजिए, दायां हाथ वो होता है जिससे हम दाना पानी खाते हैं, तो वो दायां हाथ हो गया, आप समझ में आ गया होगा आपके। अब बाएं हाथ की मिडिल फिंगर पे हम क्या करेंगे, उसको निशान लगाएंगे, क्योंकि वो हो सकता है कि उसी मतदाता क्षेत्र का वो व्यक्ति भी रहे, वो सेम डे ही पोलिंग हो, तो वो अपना भी वोट करेगा और प्रॉक्सी वोट भी करेगा, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि आप इसको प्रॉक्सी वोट को भी समझ गए होंगे। उसके बाद आता है एक सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि इस समय हो सकता है कि आपको सामना करना ही पड़े, क्योंकि कई पार्टियों ने जिस तरीके से ईवीएम पे शक दर्शाया है, तो उस आधार पर इस वोट को आपको समझना ही चाहिए। ये मैं यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको। अब देखिए आपको टेस्ट वोट क्या है। अगर सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, मतदाता आया, वो अंदर गया, उसने मतदान किया और कोई पर्ची निकलती है वहाँ पर, तो पर्ची पे उसको लगा कि मैंने जब बटन दबाया था तो मैंने अगर किसी एक मान लीजिए नंबर 1 बटन दबाया था, लेकिन किसी और विशेष पार्टी के आगे जाकर लाइट, वो जो एक एलईडी बल्ब रहता है वो जला था, उसने रोशनी की थी, और जो उसकी पर्ची आई है उस पर उसने जिसको मत दिया था वो उसकी डिजायर्ड यानी इच्छुक पार्टी पर वो वोट नहीं गया है, किसी अन्य पार्टी को वोट चला गया है, तो वो क्या करेगा, ईवीएम पे शक के आधार पर पीठासीन अधिकारी से कहेगा कि आपकी ईवीएम यहाँ पर खराब है। तो अब ऐसे में अफरा तफरी की स्थिति बन जाएगी। तो पीठासीन के लिए क्या है, फिर पीठासीन सारे अभिकर्ताओं को ले जा करके एक उस व्यक्ति से वो भरवाएगा प्रपत्र भरवाएगा। ये नियम जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा 4949D के अध्याय 20 निर्वाचन नामावली के अध्याय 20 में जो है इसका जिक्र किया गया है। तो ये क्या करेगा, सारे अभिकर्ताओं को लेके जाएगा और ईवीएम को एक बार ऐसे ही मॉक वोट डालेगा एक। अगर वास्तव में वो जो जिस डिजायर बटन को दबाता है वो उसमें नहीं जाता मतदान, लगता है कि गलत, तो वो क्या करेगा, उस बूथ का मतदान रद्द कर देगा। लेकिन अगर किसी ने गलत शक किया तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और 6 माह की उसको इसमें जेल है, ठीक है। 6 माह का उसको कारावास और कुछ जुर्माना उसको देना पड़ेगा, जो पुलिस डिसाइड करेगी। उसके बाद 7वें प्रकार और अंतिम प्रकार का जो मतदान आता है वो है नेत्रहीन या अशक्त मतदाता। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो जन्म से नेत्रहीन है या बाद में नेत्रहीन हो गया, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है और वो अपना मतदान स्वयं नहीं कर सकता है, तो अपने साथ एक साथी को लेके आएगा। तो जो साथी है वो प्रपत्र भर के देगा अपना, पीठासीन अधिकारी उससे प्रपत्र भरवाएगा, प्रपत्र नंबर 32। उसमें वो जिक्र करेगा कि मैं 18 साल से ऊपर हूँ और मैं अपने साथी का जो मतदान है उसको पूर्ण गोपनीय रखूँगा और मैं पूरे होशोवास में, और मैंने अपने अलावा और इस साथी के अलावा मैं किसी और का साथी नहीं बन के आऊँगा, और मैं सिर्फ दो से अधिक मतदान नहीं कर रहा हूँ, यानी स्वयं का और अपने एक साथी का, यह जिक्र करेगा। और पीठासीन अधिकारी प्रपत्र संख्या 31 में इस बात का जिक्र करेगा कि कितने व्यक्तियों ने नेत्रहीन या अशक्त मतदाताओं का मतदान किया है, और इसे इलेक्शन कमीशन के अध्याय 12 और नियम नंबर 6 में इसको दर्शाया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको सभी प्रकार के मत समझ में आ गए होंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप P1, P2, P3 अधिकारी हैं या पीठासीन अधिकारी हैं, तो पीठासीन अधिकारियों के लिए एक अलग से वीडियो हम डाल रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी के कार्य क्षेत्र क्या हैं और उसको क्या क्या कार्य करना चाहिए और उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उसका महत्व क्या है। इसके आधार पर वो वीडियो हम देने वाले हैं। वो यूट्यूब पर पहली बार इतनी कोई भी सटीक जानकारी देगा आपको, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। तो उम्मीद है आप उस वीडियो को भी देखेंगे, और P1, P2, P3 के लिए भी एक बेहतरीन वीडियो जल्द ही हम आप अपने चैनल पर अपलोड करेंगे और इसे एक प्लेलिस्ट में डाल देंगे। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।